27 अगस्त 2023 एक ऐसा दिन जब अफ्रीकी महाद्वीप के एक और देश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। ये हेडलाइन हर न्यूज़पेपर से लेकर हर टीवी चैनल पर फ्लैश कर रही थी। इससे पहले भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई थी। वहीं 2017 में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को राजधानी हरारे में उनके ही घर में नजरबंद कर लिया गया था। दावा किया जा रहा था कि सेना ने वहां तख्ता पलटकर सत्ता पे कब्जा कर लिया है। इससे पहले तुर्की और वेनेजुएला में तख्ता पलट की कोशिशें हो चुकी हैं, जो फेल रही। वहीं पाकिस्तान में तो देश की आजादी के कुछ ही दिनों के बाद से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था, जो भी अभी तक जारी है। लेकिन अमेरिका या फिर मिडिल ईस्ट के कुछ देशों की तरह भारत में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। ऐसे में सोचने वाली बात है कि भारत के पड़ोसी देश, चाहे अफगानिस्तान हो या फिर पाकिस्तान, म्यांमार हो या फिर श्रीलंका, सभी में मिलिट्री कॉप हो चुका है। मालदीव को तो कई बार खुद भारत ने बचाया है, तो फिर भारत में मिलिट्री शासन क्यों कभी लागू नहीं हो सका? इस मुद्दे को आज हम डिटेल में समझेंगे कि क्या भारत के मिलिट्री पावर्स वीक हैं या फिर भारत की सत्ता इतनी मजबूत है कि उसे हिलाया नहीं जा सकता। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, बात उस वक्त की है जब पाकिस्तान 1971 के युद्ध से उबरने की जद्दोजहद में लगा हुआ था और ईस्ट पाकिस्तान पर टैग लग चुका था कि एक अलग देश का, और उस टैग का नाम था बांग्लादेश। इन सब का क्रेडिट एक शख्स को दिया जा रहा था। वो शख्स था भारत का पहला फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उनकी इसी पॉपुलैरिटी की वजह से लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। इन्हीं में से एक बात तेजी से फैल रही थी कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ तख्ता पलट करने वाले हैं। इंदिरा गांधी तब देश की प्राइम मिनिस्टर थी, जिसके बाद ये बात उन तक भी पहुंची। जैसे ही ये बात इंदिरा गांधी के कानों में पड़ी, वो तिलमिला उठी। उस वक्त शाम के करीब 4 बज रहे थे। इंदिरा गांधी ने कुछ देर तक तो बहुत सोच विचार किया, फिर अपने माथे से पसीना वसीना पोंछकर सैम मानेकशॉ को फोन लगा दिया। कुछ रिंग जाने के बाद मानेकशॉ फोन उठाते हैं और अपने खुश मिजाज अंदाज में कहते हैं, यस प्राइम मिनिस्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सामने से इंदिरा गांधी एक सवाल करती हैं, सैम आर यू वेरी बिजी। उस वक्त मार्शल साहब अपने ऑफिस में बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे। बावजूद इसके उन्होंने जवाब दिया कि वैसे तो मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए नहीं। देन शी सेड, कैन यू कम ओवर। सैम 3 वर्ड में आंसर देते, यस आई कैन। और कुछ देर बाद एक गाड़ी पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाकर रुकती है। अंदर इंदिरा गांधी सिर पकड़कर बैठी थी। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। सैम अंदर गए और बड़े ही सहज तरीके से कहा, हेलो प्राइम मिनिस्टर, आप सैड लग रही हैं, एनी प्रॉब्लम। तब इंदिरा गांधी ने सैम को थोड़ी नाराजगी भरी नजरों से देखते हुए कहा, यू आर माई प्रॉब्लम। देन सैम ने हैरानी से पूछा, नाउ व्हाट हैव आई डन। इंदिरा गांधी ने गुस्से से कहा कि हर कोई यही कह रहा है कि तुम तख्ता पलट करने वाले हो, तुम मेरे से सत्ता छीन लोगे। नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देन सैम सेड, कर नहीं सकता या नहीं करूंगा मीन्स तुम नहीं करोगे। सैम के कहने का सीधा मतलब ये था कि वो इंदिरा गांधी की सरकार का तख्ता पलट कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता था। अब ऐसी ही एक आंधी 2012 में भी आई, मीन्स इंडिया में कॉप की पॉसिबिलिटी। जी हाँ, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। कहा जा रहा था कि 16 जनवरी 2012 को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट देखी थी। एक की मिलिट्री यूनिट में ऐसा यूनिट जो हिसार में बेस्ड है और वो दिल्ली की तरफ जा रहा है। ऐसे ही मूवमेंट एक और मिलिट्री यूनिट में देखी गई, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में हलचल मच गई। बाद में पता चला कि ये एक रूटीन एक्सरसाइज थी, जिसके बाद मैटर को उधर ही दबा दिया गया। कई बार इस तरह की खबरें उठी, लेकिन कभी इंडिया में मिलिट्री शासन लागू नहीं हो सका, जबकि हमारी मिलिट्री पावर काफी स्ट्रांग है। लेकिन क्यों? एंटी कॉप्स मेजर्स। देखिए, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से इंडिया ने कभी मिलिट्री कॉप फेस नहीं किया है। अब इंडिया में जो नहीं हुआ, इसे समझने के लिए हमें साथ साथ वो भी समझना पड़ेगा जो पाकिस्तान में हुआ। दोस्तों, जब भी ये सवाल उठता है कि इंडियन आर्मी ने कभी पावर सीज करने की कोशिश क्यों नहीं की, तो अक्सर ये कह दिया जाता है कि इंडियन आर्मी डिसिप्लिन्ड एंड हाईली प्रोफेशनल फोर्स है। भारतीय सेना की स्थापना अंग्रेजों ने की थी और उसका स्ट्रक्चर वेस्टर्न कंट्रीज की तरह बनाया गया था। वैसे गौर करने वाली बात तो है, क्योंकि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में भी पावर सीज जैसी घटनाएं नहीं हुई हैं। लेकिन ये थ्योरी कंप्लीटली फिट नहीं बैठती, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी भी उसी ट्रेडिशन से निकलकर बनी है और पाकिस्तान आर्मी के कारनामे तो हम सब जानते ही हैं। एक्चुअली में पाकिस्तान मिलिट्री डिक्टेटरशिप की एक इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसकी शुरुआत अनडिवाइडेड इंडिया से हुई थी।
जब आर्मी का एक बड़ा हिस्सा पंजाब से रिक्रूट हुआ करता था, इसलिए पार्टीशन के समय पाकिस्तान ने जो भी इंस्टीट्यूट इनहेरिट किए उसमें सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट उसकी आर्मी ही थी, क्योंकि पंजाबीज और मुस्लिम्स ट्राइब्स इंडिया से पाकिस्तान चले गए, जिस वजह से पंजाबीज रिप्रेजेंटेशंस इंडियन आर्मी में घटकर 32% रह गई। यह अभी भी सिग्निफिकेंट था, लेकिन अब कम से कम सिर्फ एक स्टेट मेजॉरिटी में नहीं थी, इंडियन आर्मी में। वही पाकिस्तान में पंजाबीज की पॉपुलेशन तकरीबन 25% थी, लेकिन आर्मी में उनका शेयर 72% ही था। इंडियन आर्मी के केस में इंडिया की रिलीजियस और कास्ट डाइवर्सिटी काफी काम आई। दरअसल इंडियन आर्मी में 32% लोग पंजाब से थे, लेकिन 32 में से 18% सिख थे और 14% हिंदू, और सिख्स में भी 72% जट सिख ही थे और 25% रामदासिया और मजहबी सिख थे। इसके अलावा इंडियन आर्मी में 20% ट्रूप्स गोरखा रेजिमेंट से थे, जो एक बफर की तरह काम आए। पार्टीशन की वजह से भले ही इंडियन इन्फेंट्री में पंजाबीज डोमिनेशन कम हो गई हो, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स में पंजाबीज डोमिनेशन राज करती रही है। पार्टीशन के बाद आधे से ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स पंजाब से ही थे। शायद इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक डी फैक्टो रूल बनाया कि कम से कम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो हाईएस्ट पोजीशन है इंडियन आर्मी में, वो किसी एक ही कम्युनिटी के ना जाए। इसलिए 1947 से 1975 तक ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पंजाब से लिया गया। ये इसलिए किया गया ताकि कोई सिंगल कम्युनिटी आर्मी में डोमिनेट ना कर पाए। वहीं इंडिया में कांग्रेस पार्टी काफी पावरफुल, मैच्योर एंड एक्सपीरियंस थी, जिसकी वजह से वो कई इंपॉर्टेंट इश्यूज को टैकल कर पाए, जो अगर सॉल्व नहीं किया जाता तो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल हो सकती थी। जैसे 1951 में उन्होंने रिलीजन पर बेस्ड इलेक्शंस पर बैन लगा दिया, यानी हिंदू, मुस्लिम या सिखों के लिए अलग से सीट्स नहीं होंगी। इसके अलावा उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन भी दी। इसके बाद उन्होंने 1953 में आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेसिस पर अलग राज्य का दर्जा भी दिया। कांग्रेस पार्टी की डाइवर्सिटी के बेसिस पर ही वो ऐसे डिसीजंस ले पाए, जिसकी वजह से इंडिया में रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड टेंशंस कुछ हद तक कम हो पाए। नाउ इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय जवाहरलाल नेहरू। देखिए, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी लीडर्स एंड स्पेशली जवाहरलाल नेहरू ने कई स्टेप्स उठाए थे इंडिया में मिलिट्री कॉप की पॉसिबिलिटीज मिनिमाइज करने के लिए। जैसे तीन मूर्ति हाउस को आजादी से पहले इंडियन आर्मी चीफ का आलीशान बंगलो हुआ करता था, उसे प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। हालांकि ये बहुत सिंपल सा स्टेप है, लेकिन ये दर्शाता है कि भाई इंडियन डेमोक्रेसी में पावर किसके पास है। वहीं इंडिया के पहले डिफेंस सेक्रेटरी धीरू भाई पटेल ने भी ये अनाउंस किया कि स्टेट फंक्शंस में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स सेटिंग हिरार्की में इलेक्टेड पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट से नीचे होंगे। 1955 से पहले आर्मी चीफ सुपीरियर होते थे और उनकी पोजीशन को कमांडर इन चीफ कहा जाता था, लेकिन 1955 में एक नई पोजीशन बनाई गई जिसे बुलाया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उनका स्टेटस नेवी और एयरफोर्स के चीफ के बराबर था। अब इसके बाद आर्मी की इनकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाई गई। इंडिपेंडेंस से पहले आर्मी के सारे एक्सपेंडिचर डिसीजंस आर्मी का खुद का एक मिलिट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट लेता था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद आर्मी को डिफेंस मिनिस्टर के अंडर लाया गया और एक्सपेंडिचर डिसीजन डिफेंस मिनिस्ट्री लेने लगी। फिर जवाहरलाल नेहरू ने अपने डिफेंस मिनिस्टर कृष्णानंद के थ्रू इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर नजर रखने के लिए भी कहा। नेहरू गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया चाइना के साथ 1962 का युद्ध हारने के बाद, जब ये डिसाइड किया गया कि वो इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ को 80% तक इंक्रीज करेंगे, जो सिविल गवर्नमेंट और मिलिट्री गवर्नमेंट के बीच के बैलेंस को बिगाड़ सकता था। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इंडियन आर्मी के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने का भी फैसला लिया। उनकी वजह से आर्मी की इंटरनल सिक्योरिटी और काउंट इंटीग्रेसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट कम हो गई, जिसकी वजह से आर्मी और जनरल पब्लिक का इंटरैक्शन भी कम हो गया। वहीं जहां म्यांमार जैसी कंट्रीज अपने रिटायर आर्मी जनरल्स को सिविल गवर्नमेंट में यूज करती थी उनके एक्सपीरियंस की वजह से, वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आर्मी जनरल्स को बाहर भेज दिया डिप्लोमेटिक्स मिशन के लिए, इसी पब्लिक कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। What mistake did पाकिस्तान मेक? देखिए, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग इमेच्योर एंड इनएक्सपीरियंस थी, उसमें इतनी डाइवर्सिटी नहीं थी, इसलिए वहां की गवर्नमेंट कई डिसीजंस अनइलिटरली लेती थी। जैसे उन्होंने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था, इवन दो उधर की 50% पॉपुलेशन जो ईस्ट पाकिस्तान में थी वो उर्दू नहीं बोलती थी। उन्हें लगा था कि उनकी मोस्टली पॉपुलेशन मुस्लिम्स हैं, इसलिए वहां पर ऐसी टेंशन्स क्रिएट नहीं होगी। असल में मुस्लिम लीग जिन्ना से ज्यादा कुछ नहीं थी। जी हाँ, इस तरह से पाकिस्तान में डेंजरस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो गया, खासकर कि जिन्ना की डेथ के बाद। हालांकि पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप अचानक से नहीं आ गई थी। हुआ यह था कि 1950 की शुरुआत में लाहौर में राइट्स शुरू हो गए थे, जिससे सिविलियन अथॉरिटीज कंट्रोल नहीं कर पा रही थी।
इस सिचुएशन में आर्मी को बुलाया जाता है और आर्मी बहुत जल्द ही सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन रायट्स को कंट्रोल करने के बाद आर्मी ऑफिसर एक अजीब सी रिक्वेस्ट करते हैं और वो थी कुछ दिन तक और लाहौर में रुकने की परमिशन। अब ऐसी रिक्वेस्ट वो भी पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स की तरफ से, कुछ तो गड़बड़ है दया। हालांकि ये कुछ ऐसा भी नहीं था। दरअसल आर्मी ने जो यहाँ पर एक्स्ट्रा समय मांगा था वो उन्होंने लाहौर को सुधारने में ही लगाया। उन कुछ दिनों में आर्मी शहर को साफ करती है, पब्लिक बिल्डिंग्स को पेंट करती है, रोड रिपेयर्स करती है, अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स को गिराती है, पेड़ लगाती है और ये सब करने के बाद आर्मी शांति से शहर से चली जाती है और अपने पीछे छोड़ जाती है साफ सुथरा वेल डिसिप्लिन्ड लाहौर। जो काम वहाँ की सिविलियन अथॉरिटीज कई सालों में नहीं कर पाई वो आर्मी ने महज कुछ दिनों में ही कर दिया। अब इसकी वजह से लोगों के दिलों में आर्मी के लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए 1958 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल ने देश में फैले पॉलिटिकल केओस का जवाब मार्शल लॉ डिक्लेयर करके दिया। तो उस वक्त बहुत से लोग इस फैसले से काफी खुश दिखाई दिए। तब वहाँ एक कहावत काफी फेमस हुई थी कि पाकिस्तान में तो अब माशाअल्लाह हो गया, यानी मार्शल लॉ से थोड़ा ये कहने की कोशिश की जा रही थी कि अल्लाह की दया से अब सब ठीक है। तब अगले कुछ सालों में पाकिस्तान में अद्भुत नेशनल डेवलपमेंट देखने को मिला और लोगों को सिविलियन गवर्नमेंट से ज्यादा आर्मी पर भरोसा होने लगा। इसका एक रीजन ये भी था कि पाकिस्तान के सिविलियन इंस्टीट्यूशंस काफी वीक थे, क्योंकि कई इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान को पार्टीशंस के बाद नए बनाने पड़े, जैसे न्यू कैपिटल कराची, जिसे बनाने के लिए पाकिस्तान को मैन पावर और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स दिल्ली से ट्रांसफर करने पड़े। अब पार्टीशंस के बाद पाकिस्तान के पास महज 150 सिविल सर्वेंट थे और इंडिया के पास 1400। वहीं इंडिया के पास अनडिवाइडेड इंडिया का 23% लैंड मास था। वहीं पाकिस्तान के पास महज 17% फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे। वहीं टैक्स इनकम जो मेनली इंडस्ट्री से आती थी वो सारी ही इंडस्ट्री इंडिया में थी, क्योंकि इंडिया के पास कई लार्जर सिटीज थे लाइक कोलकाता, दिल्ली और बॉम्बे। अब ऐसे और भी कई रीजंस थे जो पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट को वीक और इंडियन सिविल गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाती है। यही वजह है कि इंडिया में कभी पावर सीज नहीं हो पाई। इसका एक कारण इंडियन आर्मी है जो गवर्नमेंट के काम में कभी अपनी नाक भी नहीं घुसाती। मार्शल सैम मानेकशॉ ने भी ये कहा था कि हमारा काम रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई करने और देश में शांति बनाए रखने में सरकार की मदद करना है, उसके काम में इंटरफेयर करना नहीं। जैसे कि इंडियन आर्मी के लोगों से ही क्लियर होता है कि सेवा ही धर्म है, यानी देश की सेवा प्रायोरिटीज हैं। इसके लिए उन्हें अपनी जान तक देने की सीख दी जाती है। वैसे आपका क्या मानना है? देश में पावर सीज ना होने का क्या रीजन है? गवर्नमेंट के सही टाइम पर सही डिसीजंस या इंडियन आर्मी के हाई प्रोफाइल रूल एंड रेगुलेशंस? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।